नमस्ते बच्चों, पैरामेडिकल कोचिंग वाला यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम अब तक स्कल के सरफेस लैंडमार्क पढ़ चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे पोजीशनिंग, जिसमें पहला टॉपिक है स्कल पीए। अब इसको पीए का मतलब होता है पोस्टीरियर टू एंटीरियर। ये आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में इनका प्रोजेक्शन समझा दिया गया है कि कैसा होता है। अब अपन ने बात की थी प्रीवियस लेक्चर में कि जहाँ से CR एंटर होती है और जहाँ से एग्जिट होती है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको डिफरेंट नाम देते हैं। अगर अपन अब बात करें पीए की, तो पीए में अगर बच्चों अपन देखें, जैसे ये हमारा फिल्म है या IR है, ठीक है। यहाँ कोई पेशेंट, ये पेशेंट का अपन जैसे स्कल मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ इस वाली बोन से हमारी जो CR है, इस वाली बोन से एंटर होगी, ठीक है। यहाँ से ये एंटर होगी और इधर से एग्जिट होगी। तो अगर अपन देखें ध्यान से, तो ये हमारी ऑक्सीपिटल बोन से एंटर होगी, ठीक है, और फ्रंटल बोन से रेज निकलेगी। बात करें जैसे अगर यहाँ पीछे ऑक्सीपिटल बोन से एंटर होगी और फ्रंटल बोन से हमारी रेज निकलेगी, तो हम इसको एक और नाम दे सकते हैं, स्कल पीए को हम एक और नाम दे सकते हैं। कहाँ से एंटर हो रही है? ऑक्सीपिटल से, तो ऑक्सीपिटो, और कहाँ तक जा रही है? फ्रंटल बोन तक, तो ऑक्सीपिटो फ्रंटल व्यू, ठीक है। तो ये है, इसलिए आप लोगों का पोजीशन और प्रोजेक्शन समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसको ऑक्सीपिटो फ्रंटल व्यू क्यों कहते हैं, ठीक है। अपन आते हैं स्कल पीए पे। जब इंट्रोडक्शन बताया गया था तो उसमें आप लोगों को टॉपिक बताया था मैंने, तो स्कल के जितने भी व्यूज़ हम पढ़ेंगे, जितने भी, चाहे वो रूटीन हो, चाहे वो स्पेशल मेथड हो, चाहे फेशियल से रिलेटेड हो, तो पेशेंट प्रिपरेशन सब में कॉमन रहेगी। पेशेंट प्रिपरेशन सब में कॉमन रहेगी। इसे आप ध्यान से समझ लीजिए, नोटबुक में लिख लीजिए कि इसमें अपन को क्या करना है, ठीक है। तो पेशेंट प्रिपरेशन में सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था, ये आप लोगों प्रीवियस में अपन देख चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, इसमें और पढ़ लेते हैं। पहला पॉइंट ये होगा कि पेशेंट इज एडवाइज्ड, पेशेंट को एडवाइस किया जाता है या पेशेंट को इन्फॉर्म किया जाता है कि आपको जो प्रोसीजर होने वाला है। तो फर्स्ट लाइन सभी में कॉमन है, ये आप बिल्कुल नोट डाउन कर लो। ये जो लाइन में लिखवा रही हूँ, ये जितनी भी अपन रेडियोग्राफी पढ़ेंगे, स्कल हो गया, चेस्ट हो गया, एब्डोमन, अपर एक्सट्रीमिटी, सब में ये लाइन कॉमन आएगी कि पेशेंट इज एडवाइज्ड और इन्फॉर्म्ड अबाउट प्रोसीजर। जो प्रोसीजर होने वाला है उसके बारे में उसको सलाह दी जाएगी या इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि क्या प्रोसीजर होने वाला है, ठीक है। तो ये लाइन सब में कॉमन है। अब एक और चीज़ मैंने आप लोगों को बताई थी कि हमारे जो बॉडी पार्ट में, हमारे जो बॉडी पार्ट होता है, हमारे अंदर जो कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे अगर मान लो कोई फीमेल है तो उसने नोज पिन पहनी है, तो ये ऑर्नामेंट्स है कुछ, तो इन्हें बोलते हैं आर्टिफैक्ट्स, ठीक है। क्योंकि जो भी चीज़ या जो भी फॉरेन सब्सटेंस जो हमारी इमेज को खराब करे या इमेज रीडिंग में बाधा उत्पन्न करे, तो उनको आर्टिफैक्ट्स बोलते हैं। तो ऑल पोटेंशियल आर्टिफैक्ट्स आर रिमूव्ड। मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में बताया है कि यहाँ मैंने पोटेंशियल आर्टिफैक्ट क्यों लिखा है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हैं जो सभी, जितने भी हमारे, आप सामने देख लीजिए, जितने भी हमारे व्यू होंगे सब में कॉमन होगी, ठीक है। ये पेशेंट प्रिपरेशन अपन कंटिन्यू रखें। उसके बाद अब पर्टिकुलर अपन बात करते हैं, एक लाइन और आप ऐड कर सकते हैं अपने एग्जाम में, अपनी लाइन याद हो सकता है ना, पैराग्राफ बड़ा करने के लिए। इसे स्टार्टिंग में ये वाली लाइन भी आप ऐड कर सकते हैं, बोनस लाइन में आप में इसको बोलती हूँ, पेशेंट इज आइडेंटिफाइड केयरफुली। ये लाइन आप स्टार्टिंग में लिख सकते हैं। बहुत ही जैसे प्लस मार्क्स वाली एक लाइन होती है कि पेशेंट को आइडेंटिफाई किया जाता है केयरफुली। आइडेंटिफिकेशन आप ये लिख सकते हैं कि आइडेंटिफिकेशन पॉइंट, ये मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में बताया है।
आज का लेक्चर थोड़ा नोट्स टाइप में भी होगा, आप इसको साथ के साथ नोट डाउन करे जाए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। आइडेंटिफिकेशन आप लिख सकते हैं कैसे, नेम, एज, हॉस्पिटल आईडी नंबर, ठीक है, मेल फीमेल सेक्स और CR नंबर, ठीक है। ये 4-5 पॉइंट, ये जो है ना, ये जो पैराग्राफ मैंने बोर्ड पे लिखा है, ये एक तरह से प्लस पॉइंट है, इसको लिख लीजिए, इसको समझ लीजिए और आपके एग्जाम में ऑटोमेटिक ही प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हो जाती है अगर आप 2-4 लाइन प्रभावशाली लिख लेते हैं। अब पेशेंट प्रिपरेशन में स्कल की बात की जाए तो अपन ने लिख दिया ऑल पोटेंशियल आर्टिफैक्ट्स आर रिमूव्ड। अब इसमें अपन लिखेंगे, अब इसके जो आर्टिफैक्ट्स हैं जो स्कल में आते हैं उसके बारे में अपन थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव लिखेंगे। नोज पिन्स हो गए, हेयर एसेसरीज हो गई, ये आप लोगों को पूरा पूरा लिखना है इसमें। हेयर एसेसरीज हो गई, उसके अलावा हेयर पिन, जूड़ा पिन, ये जितनी भी हमारी हेयर एक्सेसरीज होती है, जो हमारी फीमेल्स ऑर्नामेंट होते हैं, वो सारे रिमूव होने चाहिए। एक जो चीज़ होती है, किसी में टीथ इम्प्लांट होता है तो आप उसको रिमूव नहीं कर सकते। इन केस अगर वो रिमूव हो सकता है टीथ इम्प्लांट, किसी ने मेटल के टीथ लगाए तो उसको हटा दीजिए, वरना उसके बारे में आप ये लिखेंगे कि मेटल टीथ आर नॉट रिमूवेबल, ठीक है, उनको अपन हटा नहीं सकते, तो उसका आप कुछ नहीं कर सकते, वो आपके यहाँ रहेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दिया था कि पोटेंशियल आर्टिफैक्ट्स, इसीलिए मैंने शब्द यूज़ लिया है कि जिन आर्टिफैक्ट्स को निकालना आसान हो, जो निकालने लायक हो, उन्हें निकाल दीजिए। पोनीटेल की बात की जाती है फीमेल्स में, हेयर्स जो होता है या फिर जो बंच होते हैं, जूड़ा होता है, तो पोनीटेल्स को साइड में किया जाता है। पोनीटेल्स एंड बंचेस ऑफ हेयर आर साइड अवे, मतलब उनको साइड किया जाता है, उनको दूर किया जाता है, ठीक है। ये हमारे पेशेंट प्रिपरेशन होती है स्कल के मैटर में। इसमें कोई प्रीवियस सिंपल जब रेडियोग्राफ करते हैं अपन PA AP, इन सब में कोई भी ऐसी प्रीवियस प्रिपरेशन नहीं होती कि पेशेंट को फास्टिंग रखनी है, पेशेंट को 2 दिन पहले से ये दवाइयाँ लेनी है। ये सारी हमारी स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस में होती है, हमेशा याद रखना। जब भी अपन प्लेन रेडियोग्राफी करते हैं उसमें कोई भी ऐसा स्पेसिफिक प्रिपरेशन नहीं होती है, अगर कुछ होगा तो 1-2 केसेस में होगा। अब अपन बात करते हैं वापस इंडिकेशन से कि आखिर स्कल PA व्यू किया क्यों जाता है, हम किस लिए करते हैं। एक और मैं आप लोगों को प्लस एक चीज़ बताती हूँ, 2 शब्द ये आप सब में लिख सकते हैं, जितने भी हमारे बोनी पार्ट होते हैं ना, इसमें आप लिख सकते हैं ट्रॉमा। कोई भी ट्रॉमा हुआ, ट्रॉमा मतलब कोई भी एक्सीडेंटल केस हुआ हो, ठीक है, कोई भी एक्सीडेंटल केस हुआ हो, और एक और डिजीज़। अब आप लोगों को हर पार्ट की डिजीज़ याद नहीं रहेगी, तो जैसे मैं फॉर एन एग्जांपल बोलूँ कि स्कल जो PA है वो पेजेट डिजीज़ होती है, उसको देखने के लिए अपन करते हैं, तो आपको याद नहीं रहेगी, तो आप इसमें डिजीज़ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा सा स्पेसिफिक, फ्रंटल बोन देखने के लिए इसको किया जाता है, ठीक है। इसको हमारे फ्रंटल एंड इथमोइड हेयर सेल्स देखने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी लाइन लिखनी है, कैसे लिखेगा इसको इंडिकेशन में, तो सबसे पहले एक शब्द लिख लेना, टू विजुअलाइज। किसको देखने के लिए विजुअलाइज, किसको विजुअलाइज करने के लिए किया जा रहा है, फ्रंटल बोन को विजुअलाइज करने के लिए, ठीक है। और फ्रंटल और एथमोइड एयर सेल्स यानी जो हमारे साइनस होते हैं उसको विजुअलाइज करने के लिए किया जा रहा है। स्कल PA, अभी तक मैंने इसमें कोई एंगल वाली बात नहीं कही है कि स्कल PA में, सिर्फ मैंने स्कल PA बोला है इसे, अभी इसको कोई मैंने कितना डिग्रीज में एंगल वाला ऐसा कोई अभी तक बात नहीं की, प्लेन स्कल PA की बात की। तो इंडिकेशन अपन को ऐसे लिखने, जब भी एग्जाम में लिखोगे, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को बता दिया है, एक बार उसको वापस रिवाइज करो कि कौन कौन से टॉपिक के अंदर अपन लोगों को इसका ये कोई सी रेडियोग्राफी लिखनी है, ठीक है। इंडिकेशन इतना आप लोगों को सफिशिएंट होता है, 3-4 पॉइंट में आप लिख देंगे अच्छे से। हर इंसान का लिखने का तरीका, प्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग होता है, तो वो अपनी लैंग्वेज में बना के लिख सकता है। पॉइंट मैंने आप लोगों को बता दिए। इसके बाद बात आती है
अपन ने पोजीशंस पढ़ा था, तो इसमें बात आती है पेशेंट पोजीशन की। पेशेंट पोजीशन और पार्ट पोजीशन में क्या डिफरेंस होता है ये भी अपन डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए ही अपन ने बेसिक लेक्चर का इतने सारे वीडियोस बनाए कि बेसिक जो टर्म है, बेसिक जो पॉइंट है वो कहाँ कितने कवर हो रहे हैं, यहाँ हमारे काम आता है। ठीक है, तो पेशेंट पोजीशन अब मैं पॉइंट टू पॉइंट आप लोगों को पढ़ाऊंगी, वरना लेक्चर काफ़ी फिर लेंदी हो जाएगा। सीधा सा मैं लिखूंगी इरेक्ट और प्रोन। इसको अगर अपन चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, फेसिंग द IR, मतलब इमेज रिसेप्टर। IR की फुल फॉर्म इमेज रिसेप्टर, या फिर इमेज रिसेप्टर को अपन डिटेक्टर भी कह सकते हैं, कुछ भी, या फिर आप फिल्म भी कह सकते हैं, फिल्म कैसेट, जो भी आप लोगों को समझना है। इरेक्ट और प्रोन मैंने आप लोगों को बता दिया था। आगे लिखा हुआ है फेसिंग द IR, मतलब पेशेंट का चेहरा किधर की तरफ है, IR की तरफ। ये हो गई हमारे पेशेंट पोजीशन की बात। एक बार चाहे आप इसको लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो इसका, क्योंकि ये जो पॉइंट है ना, आप पॉइंट टू पॉइंट एग्जाम में लिख के आ जाओगे, आपको मार्क्स मिलेंगे। अब बात की जाती है हमारे पार्ट पोजीशन की। हम लोगों ने देखा है कि पेशेंट इरेक्ट में है और फेसिंग द IR है। तो अब आपको एक और चीज़ मैं थोड़ा सा बता देती हूँ बीच में ब्रेक के लिए, आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आ जाए कि IR का क्या है कॉन्सेप्ट। बिल्कुल बारीक सा समझा रही हूँ अभी। ये हमारा, जैसे सपोज कीजिए 14/17 का हमारा IR है, 14/17 का IR है। ठीक है, ये जगह जो ब्लॉक होता है, ये ब्लॉक होता है, हर इंस्टीट्यूशन का अलग अलग नाम और आइडेंटिटी होती है। तो यहाँ पे अगर अपन देखें, जो हमारी कन्वेंशनल CR वगैरह जो होती है, हमारी जो एक्सरे होती है, इसमें पेशेंट डिटेल आती है इस जगह। जैसे एक्स पेशेंट होगा, वाई डेट होगी, जेड उसकी डिटेल होगी, जेड या हॉस्पिटल का नाम होगा। ठीक है, तो ये XYZ कुछ भी इसमें हो सकता है। इस जगह आता है मार्कर ठीक है, लेफ्ट और राइट मार्कर, जो साइड मार्कर्स होते हैं वो आते हैं। इसके बीचों बीच अगर अपन इसको जैसे बिल्कुल बीचों बीच से देखें, तो ये होता है हमारा इमेज रिसेप्टर का सेंटर। ये इमेज रिसेप्टर का सेंटर है, ये इमेज रिसेप्टर का टॉप है, और ये इमेज रिसेप्टर का लोअर पार्ट है, कुछ भी कह सकते हैं, लास्ट पार्ट है। तो ये हमारे एक इमेज रिसेप्टर की डिज़ाइन होती है। इसमें बहुत सारी चीज़ें भी होती है। इसमें एक टर्म आप पढ़ोगे AEC, ऑटोमेटिक एक्सपोजर कंट्रोल, इसके बारे में आप रेडिएशन फिजिक्स में देखेंगे। बहुत अलग अलग चीज़ें होती है। मैं सिर्फ अपने जो रेडियोग्राफी में काम आ रहा है उसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बता रही हूँ। तो ऐसा हमारा IR का स्ट्रक्चर होता है। तो IR का सेंटर आप लोग समझ में आए, बिल्कुल बीचों बीच। ठीक है, बिल्कुल जो बीचों बीच वाला पॉइंट है, अगर अपन इसको दोनों तरफ से बराबर बराबर डिवाइड कर दें तो ये हमारा IR का सेंटर होता है। ठीक है, अब बात की जा रही है पार्ट पोजीशन की। तो पार्ट पोजीशन में मैंने आप लोगों को भी स्टार्टिंग में बोला था ऑक्सीपिटो फ्रंटल व्यू कैसे कहते हैं, और भी आप लोगों को अब क्लियर समझ में आएगा। पार्ट पोजीशन में हम लिखेंगे कि नेजियन लास्ट लेक्चर में आप लोगों को पढ़ाया मैंने क्या होता है, आप लोगों को एक बार प्रीवियस लेक्चर इसको देखिए। नेजियन इज प्लेस्ड, नेजियन को प्लेस किया जाता है कहाँ, ऑन द सेंटर ऑफ IR, इमेज रिसेप्टर, डिटेक्टर, फिल्म कैसेट, एनीथिंग यू वांट टू राइट, आप लिख सकते हैं कि नेजियन को प्लेस किया जा रहा है कहाँ पे, सेंटर ऑफ IR के। अब जिससे क्या होगा, हमने नेजियन को प्लेस किया IR के, तो उससे क्या होगा, हमारा जो OML है, OML ऑर्बिटोमीटर लाइन अपन लोग कल पढ़ चुके हैं, इज परपेंडिकुलर टू IR। ठीक है, हमारी जो OML है वो IR के परपेंडिकुलर है। एग्जाम में जब भी लिखो हर टर्म का फुल फॉर्म लिखना, OML क्या होता है, इन सब के आपको फुल फॉर्म लिखना है। अब मैं आप लोगों को 2+ चीज़ें बताती हूँ, पैराग्राफ बढ़ाने के लिए और एक आपकी कॉपी को अलग से दूसरों से हटाने के लिए कि हाँ इसने कुछ अलग लिखा है। स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को प्लेन्स बताए थे कि कौन कौन से प्लेन होते हैं। तो जब हम PA पोजीशन में हैं तो हमारा जो MSP है, मीडियल सैजिटल प्लेन,
MSP क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा किसके, IR के। हमारा जो MSP है वो IR के परपेंडिकुलर होगा। सीधा सीधा सा देख लेते हैं, सामने देखिए कि सपोज ये IR है, मैं इस पर बिल्कुल ऐसे, ये पेशेंट है और ये बिल्कुल इसके टच में है, तो ये हमारा जो प्लेन है, ये जो मेरा बॉडी प्लेन है जिसे अपन ने मीडियल सैजिटल प्लेन बोला है, ये हमारे IR के परपेंडिकुलर हुआ, तो हमारा कॉर्नल प्लेन ऑटोमेटिक क्या हो गया, इसके पैरेलल हो गया, समांतर हो गया हमारा। कॉर्नल प्लेन समांतर है किसके, IR के। ठीक है, तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं जो आप लोगों को एग्जाम में लिखनी है, और इस पॉइंट टू पॉइंट लिख के आओगे समझ में आएगा कि नेजियल को अपन ने प्लेस किया उस पर। अब आप लोगों को ये थोड़ा मैं डायग्राम से समझाऊंगी। सामने आप लोगों को एक डायग्राम दिख रहा है, ये हमारा नेजियल पॉइंट है, ये हमारा सेंटर ऑफ IR है। ठीक है, ये नेजियल है इस जगह ग्रुप, और ये हमारा सेंटर ऑफ IR है। इसको हमने इस पर प्लेस किया। हमारी जो रेडिएशन थी, जो एक्सरे बीम है, ये एक्सरे ट्यूब है सब, तो ये हमारी जो एक्सरे बीम है, ये सेंट्रल वे ऑक्सीपिटल बोन से एंटर हुई और यहाँ से निकली, नेजियल से निकली। ठीक है, तो ऐसा हमारे पेशेंट का पोजीशन होता है। अगर मैं आप लोगों को पेशेंट के टर्म्स में दिखाऊं, ये तो मैंने आप लोगों को सामने देखिए, ये पेशेंट है। ठीक है, यहाँ से रेडिएशन एंटर हुई और यहाँ से निकली, तो पेशेंट को हम ऐसे प्लेस करते हैं। अब दो चीज़ें मैं आप लोगों को और बताती हूँ जो आप लोगों के पैराग्राफ बढ़ाने में भी काम आती है। और हमेशा याद रखना कि जो भी चीज़ आपको दिख रही है, सबसे अच्छा फ़ायदा होता है कि जो भी चीज़ आप लोगों को दिखे आप उसे लिखो, कुछ भी हो, बारीक से बारीक चीज़। जैसे अब इस वाले डायग्राम में अगर ये अपन ने देखा है कि ये IR है, हम स्लो पढ़े चाहे कैसे भी पढ़े, लेकिन हमें एक एक चीज़ समझ में आनी चाहिए। स्टार्टिंग में हर चीज़ ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाती है, लेकिन जब तक आप लोगों को समझ में नहीं आएगा ना, हमेशा मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देती हूँ कि जैसे ये नोटबुक है, इसको मैं सामने से देख रही हूँ 0 डिग्री एंगल से। ठीक है, तो ये मुझे इसमें बिल्कुल जो लिखा हुआ है वो दिखाई दे रहा है। अगर मैंने खुद या तो इसको एंगल दे दिया या खुद को एंगल दे दिया, किसी भी चीज़ को आड़े बन के देखा, तो उसका मुझे अलग पर्सपेक्टिव दिखेगा। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ बात की जाएगी। अब जैसे मान लो ये हमारा IR है, तो मैं ये बोल सकती हूँ कि ये हमारा जो वर्टेक्स पॉइंट है, आप लोगों को लास्ट टर्मिनोलॉजी में मैंने एक पॉइंट नहीं बताया था, एक पॉइंट होता है हमारे स्कल में वर्टेक्स, इसको आप नोट कर लीजिए। वर्टेक्स ये हमारे स्कल का सुपीरियर पार्ट होता है, ये हमारे स्कल का सुपीरियर पार्ट होता है, टॉप मोस्ट ऑफ द पार्ट, और हमारे सेजाइटल सूचर का बीचों बीच वाला पार्ट। जैसे अगर मैं इसको ऐसे अपन देखते हैं, तो ये सेजाइटल सूचर है, तो इसके बीचों बीच का पार्ट वर्टेक्स होता है। मैं यहाँ की बात करूँ, ये पॉइंट, ये होता है हमारा वर्टेक्स। तो अगर अपन इसमें इमेज में देखें, ठीक है, तो अब मैं लिखना चाहूँ तो मैं पार्ट पोजीशन में ये लिख सकती हूँ कि इमेज रिसेप्टर जो है अब कितना सेंटीमीटर, 4 या 5 सेंटीमीटर अबाव है, कहाँ से, मेरे वर्टेक्स से। ठीक है, तो अब इसमें अपन लिख सकते हैं, मैं थोड़ा यहाँ लिख देती हूँ, कोई भी चीज़ आप लोगों को नहीं लगे उसको स्टार लगा के लिखिए, एग्जाम में आपकी प्रेजेंटेशन बहुत मायने रखती है। तो IR इज 4-5 सेंटीमीटर अबाव फ्रॉम वर्टेक्स। अब इसमें क्या हुआ है कि आपने लिखा कुछ ऐसा नहीं है स्पेशल, हमने बता दिया कि IR हमारा अबाव है, लेकिन शब्द आपने अलग चूज कर लिया, वर्टेक्स। मेडिकल स्टूडेंट की पहचान ही उसकी टर्मिनोलॉजी से, उसके शब्दों की पकड़ से होती है। अगर आपके शब्द अच्छे पकड़ में है ना, तो आपकी कॉपी सडन अलग दिखने लग जाती है। एक में लिखूँ टॉप ऑफ द हेड से अलग ऊंचा है IR, एक वर्टेक्स, डिफरेंस हो जाता है चीज़ों में अगर आपकी टर्मिनोलॉजी थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो। इसलिए मैंने आप लोगों को बोला है कि बेसिक जो लेक्चर मैंने बनाया है उसको बार बार रिपीट करके देखो। ये हो गई हमारी पार्ट पोजीशन, हम लोग इंडिकेशन देख चुके हैं, पेशेंट पोजीशन देख चुके हैं, पार्ट पोजीशन देख चुके हैं। अब हम बात करते हैं हमारे इसमें टेक्निकल फैक्टर्स की। एक्सपोजर पैरामीटर्स
मैं ये आपको एक एक व्यू इसलिए आराम से पढ़ा रही हूँ ताकि आप लोग इसको साथ के साथ नोट डाउन भी करते जाए। जैसे अपन क्लास में पढ़ते हैं साथ के साथ लिखते भी जाते हैं और समझ में भी आता रहता है। हम लोगों ने देखा था kVms, kVp, ms, किलोवोल्ट और मिली एम्पीयर सेकेंड। ये हमारे क्वालिटी डिसाइड करता है, ये हमारे क्वांटिटी डिसाइड करता है। ये सारा रेडिएशन फिजिक्स का पार्ट है, आप उसमें आराम से डिस्क्रिप्टिव पढ़ेंगे। तो मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता देती हूँ इसमें कि इसके जो kVms है स्कल के ऑलमोस्ट सारे व्यू में एक जैसे रहेंगे। मैंने ऑलमोस्ट बोला है, थोड़ा बहुत अप डाउन हो सकता है। तो इसके kV होता है 70 to 75, इसमें ms देते हैं हम 20 से 25। ठीक है, इनको थोड़ा लिखने का तरीका भी सोचना आप। kVp मैंने देखो कैसा लिखा है कि k स्मॉल में है, v बड़ा है और p इसके सफिक्स में है, m स्मॉल में है, a बड़ा है, s स्मॉल है। इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। kVms को लिखने का भी एक तरीका होता है। हमेशा आपकी प्रेजेंटेशन ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है। अब बात करते हैं हम SID की, सोर्स टू इमेज रिसेप्टर डिस्टेंस, कि ये हमारा सोर्स है। अगर ये अपन ने प्रीवियस डिस्कस नहीं किया होगा, ये हमारा पेशेंट है और ये हमारा IR है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है इसे बोलते हैं SID, सोर्स टू इमेज रिसेप्टर डिस्टेंस। और हमारी एक्स-रे ट्यूब से पेशेंट सरफेस तक की जो डिस्टेंस होती है इसे बोलते हैं SSD, सोर्स टू सरफेस डिस्टेंस। ठीक है, तो हर जगह का अलग अलग परफॉर्मा होता है, हर जगह का अलग अलग क्राइटेरिया होता है एग्जामिनेशन करने का। अगर आप अमेरिकन यूनिवर्सिटी की बात करें तो वो 123 सेंटीमीटर को एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया मान के चलती है। और अगर अपन यहाँ बात करें तो 100 सेंटीमीटर को, तो मैं आप लोगों को एक बेसिक बता देती हूँ कि जब हम सुपाइन में कोई एक्सरे करेंगे, ठीक है, जब अपन सुपाइन में पेशेंट जब लाइन डाउन होगा, जब उसमें कोई एक्सरे करेंगे तो उसमें हम जो हमारी SID है 100 सेंटीमीटर रखेंगे मोस्टली केसेस में। मोस्टली केसेस मैंने बोला है, कहीं में अप डाउन हो सकता है। और जब हम इरेक्ट में करेंगे तो उसमें 120 सेंटीमीटर। ये हमारे बोनी पार्ट्स की बात की जा रही है। अगर मैं चेस्ट की बात करूँ तो चेस्ट पे में 180 सेंटीमीटर की अपन सेंटरिंग रखते हैं इरेक्ट में। तो हमारी जो SID है यहाँ मैं लिख दूंगी 100 सेंटीमीटर जब हम सुपाइन में करते हैं, या फिर 120 सेंटीमीटर। ये SID हमारे बहुत मायने रखती है मैग्नीफिकेशन में। ये मैग्नीफिकेशन, इमेज क्वालिटी, ये सब अलग अलग सब्जेक्ट के पार्ट है। मैं आप लोगों से शब्द बोल देती हूँ। अब बात करते हैं ग्रिड की। ग्रिड एक तरह से वो डिवाइस है जो अनवांटेड सेकेंडरी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, जो हमारी इमेज क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। ये एक तरह से पेशेंट और इमेज रिसेप्टर के बीच में प्लेस किया जाता है। हमारी इसमें रेडियोग्राफी में एक आपको मैं ट्रिक बता देती हूँ कि कोई भी पार्ट 11-12 सेंटीमीटर से अगर थिक है तो हम ग्रिड यूज़ लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ग्रिड लिख सकती हूँ, यस इट कैन बी यूज्ड, लेकिन कहीं अलग अलग डिपार्टमेंट पे यूज़ नहीं करते हैं। तो ये ग्रिड वाला जो है आप थिक पार्ट में यस कीजिए, और जैसे अपन जब स्मॉल पार्ट पढ़े अपर एक्सट्रीमिटीज़ लोअर एक्सट्रीमिटीज़, उसमें आप सीधा सीधा नो कीजिए। ठीक है, kVms, SID और ये हमारा हो गया ग्रिड। अब हम बात करते हैं एक और की, यहाँ मैं लिख देती हूँ जगह की वजह से, फिल्म साइज। ये थोड़ा आप लोगों में थोड़ा सा अपन अपना कॉमन सेंस लगाते हैं। स्कल हमारा इतना सा पार्ट है, तो क्यों मैं 14-17 वाली एक बड़ी सारी कैसेट को क्या नाम से इसमें यूज़ लूँ। मैं आराम से 10-12 साइज़ की फिल्म में भी कर सकती हूँ, 8-10 में भी कर सकती हूँ। तो हम 10-12 इसमें लिख सकते हैं। अगर पेशेंट बच्चा है, छोटा है, तो अपन 8-10 पे लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा kVms, SID, ग्रिड और फिल्म साइज। इसमें एक और पॉइंट होता है, लेकिन हमें तो हमारी कॉपी को थोड़ा सा अलग दिखाना है, इसलिए इसको हम अलग लिखेंगे। CR, जिसके बारे में मैं अब तक बोलती आई हूँ, सेंट्रल रे, एक तरह से प्रोजेक्शन की कहाँ से हमारी CR एंटर होगी और कहाँ से निकलेगी। ठीक है, पेशेंट पोजीशन में पेशेंट अगर PA में खड़ा है तो कहाँ से एक्स-रे बीम आ रही है। ठीक है, तो जब किसी भी चीज़ में एंगल नहीं है, किसी भी प्रोजेक्शन में एंगल नहीं है, तो एक शब्द जो आपका बोनस वाला है, दैट इज परपेंडिकुलर, क्योंकि हमारे परपेंडिकुलर ही होगी। परपेंडिकुलर टू IR, हमारे IR के बिल्कुल परपेंडिकुलर होती है। अब कैसे? एंटर्स फ्रॉम
ऑक्सीपिटल, ऑक्सीपिटल बोन से एंटर हो रही है एंड एग्जिट्स फ्रॉम नेजियन। यह हमारी स्कल पीए का सेंट्रल वे होता है कि परपेंडिकुलर आईआर के हैं, कहाँ से एंटर हो रही है ऑक्सीपिटल बोन से और कहाँ से निकल रही है नेजियन से। तो ये हमारा हो गया सेंट्रल वे। अब बात की जाती है एसेंशियल क्राइटेरिया कि क्या क्या चीज़ें आप लोगों को दिखनी चाहिए। सबसे पहले एक और, हर चीज़ में आप लोगों को दो चार पॉइंट ऐसे मिल जाएंगे जो आप लोगों को एक तो आपका पैराग्राफ तैयार कर देगा। लास्ट टाइम पे कुछ भी याद नहीं है, ये चीज़ें लिखनी है। जब कोई एंगल की बात नहीं की जा रही है, पेशेंट को बिल्कुल फिक्स, अपन ने पेशेंट को ऐसे प्लेस किया है तो नो रोटेशन हमेशा लिखना, नो रोटेशन कि पेशेंट में हमने कोई रोटेशन नहीं देखा है, नो रोटेशन विजुअलाइज्ड कि कोई रोटेशन विजुअलाइज नहीं हुआ है। रोटेशन विजुअलाइज होने का मतलब है कि पेशेंट को मैंने ऐसे प्लेस किया है तो पेशेंट की जो हमें बोन्स दिखी है बिल्कुल ऐसे 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 हल्का हल्का सा टेढ़ा मेढ़ा नहीं, मतलब परफेक्ट पोजीशन, नो रोटेशन इज विजुअलाइज। अब इसको मेजर कैसे करते हैं, जैसे ये स्कल है, ये स्कल की बोन मुझे हुई है, ये हमारा ऑर्बिट है, तो बीच में जो एमएसपी है यहाँ से यहाँ तक दोनों इक्वली दोनों की जो मीडियल लेटरल सरफेस से बीच वाले पॉइंट की बिल्कुल समांतर दूरी हो तो इसे बोलते हैं कि इसमें कोई रोटेशन विजुअलाइज नहीं हुआ है। अब हमें क्या क्या दिखना चाहिए, हमें दिखना चाहिए कि इसमें है ना फ्रंटल बोन क्लियर विजुअलाइज होनी चाहिए, जो इंडिकेशन में लिखा है फ्रंटल बोन must be clearly visualized, must be clearly, यह आप लोगों को दिखना चाहिए कि फिर हमारी जो फ्रंटल बोन है वो बिल्कुल क्लियर विजुअलाइज हो। ठीक है, उसके बाद हमारे जो एयर सेल्स है वो क्लियरली विजुअलाइज हो, ये आप लोगों को लिखना है। ठीक है, उसके बाद आप लोग एक दो चीज़ें और लिख सकते हैं, जैसे जैसे आपको एनाटॉमी में जो दिखेगा भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। एक टर्म होता है पीटरस रिड्ज, ये हमें देखिए पीटरस रिड्ज भी विजुअलाइज होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें इसमें दिखनी चाहिए। अब अपन एक बार डायग्राम देखते हैं जिससे अपन को और क्लियर समझ में आएगा कि जो फाइनल हमें जो रेडियोग्राफ मिलेगा वो कैसा मिलेगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को प्रोन में जब अपन पेशेंट को प्लेस करते हैं सामने देखते हैं, जो मैंने आप लोगों को बताया था भी वर्टेक्स पॉइंट। ठीक है, सुपर मोस्ट पार्ट ऑफ स्कल, सबसे ऊपर वाला टॉप वाला पार्ट वर्टेक्स हमें दिख रहा है, इसको दिखना इतना कोई ज़रूरी नहीं है। अब आप सामने देखो एक पिटरस रिज, अब ये सब एनाटॉमी का पार्ट है बच्चों, थोड़ा बहुत आपको एनाटॉमी पढ़ के चलनी पड़ेगी। कि स्कल में आप लोगों को डायग्राम बता रही हूँ ना, इसके आप एक एक बार इन डायग्राम्स को देखो, इनको आपकी बुक्स में से पढ़ो कि ये चीज़ें क्या होती है। अभी सुपीरियर ऑर्बिटल मार्जिन हमें दिखना चाहिए, ये सुपीरियर ऑर्बिटल मार्जिन हो गया, ये हमारी डोर्सम सेलाई हो गई, फ्रंटल साइनस हमारे हो गए। साइनस हमारे चार होते हैं, फ्रंटल, मैक्सिलरी, एथमोइड और स्फेनोइड, ये हम पैरानेजल साइनस की रेडियोग्राफी में पढ़ेंगे। इन्फीरियर ऑर्बिटल मार्जिन हो गया। तो एग्जामिनेशन क्राइटेरिया या असेशन क्राइटेरिया में आपको जितने भी ये पॉइंट दिखे ना आप ही लिख सकते हैं, जितने भी आपको दिखे कि भाई ये दिखना चाहिए। एक चीज़ मैं आप लोगों को जो प्लस बता रही हूँ कि नो रोटेशन इज नो रोटेशन विजुअलाइज, मतलब जब भी कोई बिल्कुल अपन फिक्स पार्ट करते हैं ना, एंगल दिया है तो बात अलग है, एपीपीए बिल्कुल फिक्स है तो उसमें पेशेंट में कोई रोटेशन नहीं होता, ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। तो जितने भी आप लोगों को दिख रहे पार्ट ये आप लोगों को बिल्कुल क्लियर विजुअलाइज होने चाहिए। तो ये हमारा स्कल पीए आज कंप्लीट हुआ है, इसको आप बार बार देखिए ताकि आप लोगों को और अच्छे समझ में आए। अब हम जो पढ़ेंगे स्कल पीए में, जब हम एंगल दे दें स्कल पीए में, जब अपन एंगुलेशन करते हैं तो उसका स्पेसिफिक नाम हो जाता है, कितना डिग्री एंगुलेशन होगा, कोडल होगा, क्या होगा, ये सारा हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए इसको रिवाइज करो और अच्छे से समझो। बेस्ट ऑफ लक, बाय।